प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान लेके आए हैं। अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसी चैप्टर से हमने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, बैकाक घोषणा पत्र के द्वारा 1967 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का किन दो आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है? तो इसका सही उत्तर होगा मलेशिया, सिंगापुर। देखें, इसको याद करने का ट्रिक है MST, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। लेकिन विकल्प में सिर्फ 2 पूछा है तो इसलिए थाईलैंड इसमें नहीं है। तो 2 के लिए मलेशिया, सिंगापुर बता सकते हैं। 3 अगर पूछा जाता तो थाईलैंड आप बता सकते थे। यहाँ थाईलैंड है लेकिन इसके साथ फिलीपींस लिखा है, इसलिए ये विकल्प नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो ये प्रस्ताव चाउ एन लाई के द्वारा 1973 में प्रस्तुत किए गए और इसमें 4 क्षेत्रों में चीन का आधुनिकीकरण करने की बात थी। कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की बात रखी गई थी। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया? तो चीन ने कृषि क्षेत्र का निजीकरण 1982 में किया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है मैकमोहन नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ के बजट में दूसरा सबसे अधिक अंशदान करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अंशदान करने वाला देश है अमेरिका और उसके बाद जापान का नाम आता है। अगर जापान विकल्प में नहीं है तो आप चीन लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 38 अंश समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है वो 38 अंश अक्षांश या 38 अंश समानांतर रेखा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी विदेश नीति में लुक ईस्ट पॉलिसी को कब शामिल किया? तो ये सन होगा 1991। इस समय नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में आर्थिक सुधारों के बाद बेरोजगारी के स्तर में कमी आई, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ था बल्कि महिलाओं की स्थिति और खराब हो गई थी, उनके रोजगार के अवसरों में कमी आ गई थी। तो इसलिए यह कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में साम्यवादी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में हुई थी और माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। माओ से तुंग को 60 में माओ कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दीजिए। तो इनको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले दिया है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। तो चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 2001। ये 2001 की घटना है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना यानी यूरोपीय संघ की स्थापना, तो ये घटना है 1992 की। ये 1992 की घटना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 में ये बना था। 57। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994। 94। देखें, यहां पर ध्यान देना है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करा, आसियान की स्थापना नहीं करा है। अगर आसियान की स्थापना होता तो 1967 हो जाता। यहां पर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करा, तो ये 1994 होगा। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो 1957 यानी सी आ जाएगा। सी के बाद यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 यानी सी के बाद बी आएगा। सी के बाद बी, उसके बाद देख रहे हैं कि डी आएगा। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 और सबसे लास्ट में आएगा विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, ये 2001 की घटना है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर होगा सी
बी डी ए, ये होगा सही। और विकल्प नीचे दिए थे उनको हमने नहीं लिया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आसियान शैली क्या है? ये 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आसियान शैली क्या है? सदस्य देशों के बीच अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप, ये चारों शब्द आपको रटा रहना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1978 में। किसके नेतृत्व में? डेंग श्याओपेंग के नेतृत्व में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आसियान का एक स्तंभ, आसियान के 3 स्तंभ हैं, तो उस स्तंभ की बात कर रहा है यहां पर, जो इसके सदस्य देशों के सुरक्षा मामले देखता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आसियान का वह कौन सा स्तंभ जो कि सुरक्षा मामले देखता है? तो आसियान सुरक्षा समुदाय, तो आसियान सुरक्षा समुदाय यहां आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चीन ने 1972 में के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। निम्नलिखित से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो यहां पर अमेरिका आएगा। चीन 1972 में अमेरिका से दो तरफा संबंध स्थापित करके अपना एकांतवास समाप्त किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का इसमें 3 सदस्य हैं। वियतनाम आसियान का सदस्य है, ब्रुनेई भी आसियान का सदस्य है, कंबोडिया भी आसियान का सदस्य है, और ये बांग्लादेश जो है ये सार्क का सदस्य है। इसलिए आपका सही उत्तर बनेगा बांग्लादेश। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। ये सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। किसके किसके बीच? भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा है? तो भारत और चीन के बीच विवाद के कई मुद्दे हैं, लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाद है वह है सीमा विवाद। इसके कारण ही बाकी विवाद जन्म लिए हैं। तो भारत और चीन के बीच विवाद का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सीमा विवाद। पाकिस्तान से अगर इसी तरह से पूछा जाएगा तो कश्मीर विवाद। बांग्लादेश से पूछा जाएगा तो बांग्लादेश से आपको बताना है सीमा पार से अवैध घुसपैठ, और श्रीलंका से पूछा जाएगा तो तमिल समस्या, और नेपाल से पूछा जाएगा तो आप चीन का नेपाल के मामलों में दखलंदाजी, या फिर बता सकते हैं कि नेपाल का चीन के प्रति रुझान जरूरत से ज्यादा होना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में एक अंतर विरोध की बात की गई है। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कथन नीचे हैं, लेकिन देखें ये यहां पर ये साइकिल के 2 चक्के हैं, चीन यहां लिखा है, यानी चीनी साइकिल की बात हो रही है। तो यहाँ साइकिल का जो एक चक्का है यहाँ पर देख रहे हैं ये साम्यवाद का प्रतीक है। ये हसिया हथौड़ा यहाँ पर है, ये साम्यवाद का प्रतीक है। और ये देख रहे हैं कि जो पिछला चक्का है यहाँ पर डॉलर बना हुआ है जो कि पूंजीवाद का प्रतीक है। तो अब ये जो साइकिल है ये चीन का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो चीन है वो 2 विचारधाराओं पर एक साथ चलने का प्रयास कर रहा है। चीन 2 विचारधाराओं पर एक साथ चलने का प्रयास कर रहा है। राजनीतिक रूप से वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है और आर्थिक रूप से वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। तो इसी तरह के अंतर विरोध की यहाँ पर बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कथन है। तो यहाँ कथन दिया है कि साइकिल का अगला चक्का साम्यवाद को प्रतिबिंबित करता है, तो ये सही है, जबकि पिछला चक्का पूंजीवाद को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी सही है, मैंने बता दिया। फिर आगे दिया है कि चीन की विचारधारा राजनीतिक रूप से पूंजीवाद का समर्थन करती है, जबकि आर्थिक रूप से साम्यवाद का। तो ये कथन गलत है। हमने बताया कि चीन की जो विचारधारा है राजनीतिक रूप से साम्यवाद का समर्थन करती है और आर्थिक रूप से पूंजीवाद का। तो यहीं पर ये गलत हो जा रहा है, उल्टा लिखा है। अब यहां पर देखें
चीन की विचारधारा राजनीतिक रूप से साम्यवादी है, यानी राजनीतिक रूप से साम्यवाद का समर्थन करती है, और जबकि आर्थिक रूप से पूंजीवाद का। तो ये कथन सही है, ऊपर वाला सही है, ये वाला सही है। चीन दोनों ही विचारधारा पर एक साथ सवार है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से पहला और तीसरा चौथा विकल्प सही है, ये वाला विकल्प जो है गलत है, इसलिए यही आपका सही उत्तर बनेगा। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है चीन की विचारधारा राजनीतिक रूप से पूंजीवाद का समर्थन करती है, तो राजनीतिक रूप से वो समाजवाद का समर्थन करती है और आर्थिक रूप से पूंजीवाद का। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है, इसलिए ये गलत है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले दिन नए अंक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।